धन्यवाद डॉक्टर सुमन मैडम जी, प्लीज बैठिए। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है। और आप सभी को मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आपके सब ने बताया मेरे बारे में कि मैंने बदर मोहन मालवीय की बदिया काशी विश्वविद्यालय का शिक्षक, इकोनॉमिक्स का टीचर है। और मैं क्यों यहाँ आया हूँ और मैं क्यों यहाँ पकड़ा गया हूँ, तो कल मैं इनके साथ आ गया था। इनके अंदर में एक विद्यार्थी था, उसका तो जब आगे बढ़ोगे तो पीजी करोगे, पीएचडी करोगे, तो डॉक्टर जैसे उससे आगे लग जाता है, फिर प्रोफेसर बनोगे। ऐसी विधान का एक प्रैक्टिस है कि सर के अंदर भी फिर उनका मैं वाइवा लेने लगा। मतलब फिर पीएचडी को मैंने जांचा है और जांचने के बाद उनका इंटरव्यू लिया कि तुमने जो किया सही किया कि नहीं, शिक्षा का दायित्व। तो यही आ रहा तो तुम लोग को बैठे हुए दिखाई देता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्लासरूम भरे हुए हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और क्लासेस चल रहे हैं। तो एक शिक्षक के लिए इससे आनंददायक क्या चीज़ हो सकता है। तो मेरे मुँह से निकला कि नहीं तो क्लास, मुझे मेरा तो मन कर रहा है मैं क्लास ले लूँ। बस यही शब्द इन्होंने पकड़ा और मैं आपके सामने आ गया, और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके इस व्यवहार से जो आपने दिखाया कि शिक्षा के प्रति जागरूकता, ज्ञान के प्रति ललक, सीखने की प्रवृत्ति और आगे बढ़ना, कुछ करना है, यही तो तुम्हारा ध्येय है। इसके लिए आप यहाँ उपस्थित हो रहे हो। तो ये एक तरह से हमारे लिए भी एक आह्लादित करने वाली चीज़ें थी। अब मुझे आनंद आया। और पहले विद्यार्थी हूँ, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक दो चार ऐसी बातें करूँगा जो तुम हो सकता है जानते हो, नहीं जानते हो तो जानना और सीखना। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हो। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है यहाँ पर, मैडम आपसे कह रहे हैं, सुमन आपसे कह रहे हैं, तो मैं बताऊँगा, मुझे अच्छा लगा कि लगभग आप गर्ल्स हैं, हमारी बेटियाँ हैं, मतलब ये दृश्य देश का होना चाहिए। अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हम लोग काम करते हैं। मेरा जो शोध है ना वीमेन पर है, अनपेड वीमेन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, उस पर मैं काम करता हूँ। लेकिन आप आधी आबादी क्यों, और आधे हमको लग रहा है गिनती से बच्चे ज़्यादा ही होंगे। ये विकसित देश का लक्षण होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल का रेशियो बराबर होना चाहिए, किसी में कम नहीं होना चाहिए। प्रगति के रथ के दो पहिए हैं, एक पहिया एकदम दूर होगा, रथ कहाँ चलेगा। महाभारत के एक रथ में से बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे। महाभारत याद करो, उसको किस्म को गिनो, तो जब युद्ध हुआ था, धर्म का युद्ध हुआ था, तो एक पहिए पर गिरा के और बहुत बड़े बहादुरों को मार दिया जाता था। यानी रथ का चलना जरूरी है कि नहीं। तो दो पहिए, ये विकसित देश का लक्षण है। पहले देश को समझो, अर्थशास्त्र कि मेल और फीमेल का रेशियो केवल संख्या नहीं है, बल्कि इसी तरह शिक्षा में पार्टिसिपेशन करना है आपको, इसी तरह बराबरी का हक लेना है आपको, और आपको देना है। कंपटीटर है, आप पहले कंपटीशन करते थे अपने आप से। पहले पैट्रियाटिक सोसाइटी हुआ करता था, मेल को या पुरुष को अच्छा माना जाता था, महिलाओं को केवल घर के काम काज के लिए माना जाता। ऐसा नहीं है, समय बदल गया है, विकास की गति ऐसे ही चलती है। तो ये एक सुखद संयोग है कि बिहार में मैं जहाँ आया हूँ, वहाँ पर बच्चा निकल के आप क्लासरूम में मुझे दिखाई पड़ा। मैं इससे अच्छा दृश्य शायद अपने जीवन में बहुत कम देख पाऊँ। आपके लिए जोरदार तालियां मैं खुद बजाना चाहता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, दो चीज़ को समझो। मैं आया हूँ तो इकोनॉमिक्स की बातें क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र वही है ना जो आपके जीवन को आसान बना दे, आपके जीवन को चलायमान बना दे। तो अर्थशास्त्र कोई विषय नहीं है, जीवन का एक अंग है। समाजशास्त्र का विषय है, समाजशास्त्र में कई विषय आते हैं। सर ने हमको पॉलिटिकल साइंस विभाग में दिखाया, तो समाजशास्त्र के कई अंग होते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस हो गया,
एक सोशलॉजी हो गया, एक साइकोलॉजी हो गया, एक हिस्ट्री हो गया और एक इकोनॉमिक्स है। 5 विषय हैं। तो बाकी चारों विषय समस्याओं को बताते हैं। समाजशास्त्र बताता है, जो बता रहे थे कि लड़कियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, दहेज प्रथा हो रहा है, लड़कियां पीड़ित हैं, लड़कियों का इज्जत नहीं हो रही। समाजशास्त्र अध्ययन बताता है, इतिहास इसको खोलता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा हुआ था। मनोविज्ञान तुम्हारा मनोवैज्ञानिक एनालिसिस करता है ना। और केवल राजनीति शास्त्र आपको केवल पॉलिटिकल कहता है कि राजनीति में आओ, चुनाव लड़ो, अधिकार लो, संविधान पढ़ो, ये नहीं कहता। अर्थशास्त्र से ऐसा विषय प्रारंभ करो जो समाधान देता है कि भाई इस कभी करेंगे जब आर्थिक वेरिएबल्स हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर हैं वो बराबर हो। इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या है? बेसिक नीड्स होते हैं। कोई भी समाज में मूलभूत आवश्यकताएं तो सभी को चाहिए। अब मूलभूत आवश्यकताओं की परिभाषा पहले अलग थी। पहले कहते थे रोटी, कपड़ा, मकान, ये मिल जाए तो जीवन चल जाए। अब नहीं है। अब रोटी, कपड़ा, मकान से अधिक आपका जीविका का अवसर, स्वतंत्रता, डिग्निटी, अस्मिता। और यही नहीं, सबसे बड़ा चीज है मोबाइल। ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन चीजों को लेना है। तो आज के समय में रोटी और डाटा के बीच में अगर चयन करना पड़े तो बहुत से लड़कियां कहेंगे नहीं, रोटी एक टाइम नहीं चाहिए, मोबाइल का डाटा चाहिए। नीड बदला ना, आवश्यकताएं बदली की नहीं। तो ये बेसिक नीड्स जो है वो अर्थशास्त्र का विषय है। बेसिक नीड्स फॉर ऑल होना चाहिए, सभी को। इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। नो रिलीजन, नो क्रीड, नो कास्ट, नो क्रीड, नो जेंडर, कुछ नहीं, मनुष्य हैं। इकोनॉमिक्स कहता है वी आर मैन। वेस्टर्न इकोनॉमिक्स कहता है वी आर इकोनॉमिक मैन। लोग सब पढ़ाते होंगे, इस पाठ्यक्रम वगैरह की परिभाषा है। हम लोग इकोनॉमिक नहीं पढ़ते थे, हम लोग एक इकोनॉमिक मैन हैं जो रेशनल बिहेवियर करते हैं। हमारी सब गतिविधि आर्थिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम भारत में जो लोग कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट इकोनॉमिक मैन, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग्स, जो अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने समाज की चिंता करता है और राष्ट्र की चिंता करता है। हमारा दायरा बढ़ गया तो समझ लो कि तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स है वो सभी की बात करता है और आपको भी करना चाहिए। कोई सरकार, कोई योजना अगर अलग अलग करती है और कोई उससे वंचित है तो उसको हम लोग कहते हैं वंचित समुदाय, एक्सक्लूडेड वन। पहले बच्चियां वंचित हुआ करती थी। पहले एससी जो शेड्यूल कास्ट, हमारी जातिगत व्यवस्था है हमारी, वो देखो आजकल बिहार वगैरह में चुनाव का माहौल होगा तो वो बिहार के चुनाव में विकास की बात करोगे, एजुकेशन के रूप में सब लोग अगर वोटर बनोगे, केवल एजुकेशन की बात, केवल हेल्थ की बात, केवल फैसिलिटीज फॉर ऑल की बात, ये जब करोगे तो लोग कहेंगे अरे हमारे बच्चे जागरूक हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो जो बिहार का जो बीमारू टैग लगा है, बीमारू शब्द, बीमारू जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो ना, इकोनॉमिक्स में अभी बता दें, दो चार नए शब्द बता के मैं चला जाऊंगा। बीमारू एक शब्द क्वाइन हुआ है, इसमें कहा जाता है बीमारू मतलब बीमार करता है, निश्चित है। लेकिन बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 4 प्रदेश को नाम बोलो तो बीमारू कहा जाता है। और बीमारू मतलब सिर्फ है ये बताया जाता है कि यहाँ बहुत जनसंख्या है, यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, यहाँ पर गरीबी बहुत है, यहाँ पर कृषि समाज गरीब है, यहाँ बाढ़ आता है, यहाँ दरिद्रता है। ऐसी इमेजिनेशन करके और कहा जाता है कि बीमार है। पर इकोनॉमिक्स की भाषा में विकास नहीं हो रहा है ना। तो विकास नहीं हो रहा है, ये तुम लोग की चुनौती है, विकास होना चाहिए। तो बीमारू राजनीतिक टैग से उत्तर प्रदेश में लोग रहते तो लोग कहते कि नहीं हम बीमारू नहीं, हम लोग काम करते। बिहार में भी हम देख रहे हैं, हमने तो अपने आँख से देखा, तो नहीं बीमारू नहीं, हम पढ़ेंगे। अब बच्चियाँ पढ़ेंगी, बच्चे पढ़ेंगे, स्किल्ड हो गए, पढ़ के करोगे क्या?
पढ़ के परिवार या शादी की कल्पना नहीं मन में आ रही है तुम लोग सोच रहे होगे इसके ऊपर हम पीजी करेंगे या कंप्यूटर सीखेंगे, स्किल्ड होंगे, हुनर सीखेंगे और कुछ काम करेंगे, ऐसा काम जो प्रोडक्टिव हो, है ना। तो कहने का अर्थ है कि आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स के वैल्यूबल है वो एजुकेशन आपका फोकस पॉइंट है, पढ़ो खूब, लेकिन साथ ही साथ एक अलग अलग चीज़ सीखो। क्योंकि लेबर मार्केट मतलब जहाँ तुम पढ़ के कल के लिए नौकरी करोगे तो जो नौकरी मिलने वाला आएगा उसके योग्य नहीं बनोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो बेरोजगार शब्द कराओगे तो बेरोजगार शब्द इसलिए करा रहे हो कि भाई तुम योग्य नहीं हो। तो योग्यता का अर्जन इकोनॉमिक्स है, केवल एलिजिबिलिटी नहीं, बीए करके डिग्री नहीं, एक्वायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान को सीखो, स्किल बनो, किसके योग्य बनो, हमारी तरह बनो, शिक्षक बनो, सब की तरह बनो, मैडम की तरह बनो। हमारा विद्यार्थी जब वो सामने खड़ा है हमसे मिलने के लिए बीएड करके वही सेंट्रल स्कूल में या टीचर इकोनॉमिक्स का, तो योग्य बनो। योग्यता अर्जित करके तुम धन अर्जित कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। और जिस विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है जो इस समय चल रहा है, विकसित भारत हम लोग कब तक बनना है? 2047 तक बनना। 2047 आज चल रहा है 2025, बहुत कम समय है। विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है कि हम दुनिया के अमेरिका, चीन और यूके जैसे कंट्री के साथ टक्कर दें। कैसे करेंगे? अगर तालमेल देखा जाए तो बहुत पीछे हैं, लेकिन आह्वान क्यों किया जा रहा है? ओनली ड्यू टू यूथ। क्योंकि दो चीज बात करके मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि भारत की जो जनांगीय प्रवृत्ति है, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। अगर जनगणना जो होती है हर 10 साल में, तो जनगणना चल रही है। अगर जनगणना पूरा होगा तो हम लोग 150 करोड़ पार कर जाएंगे। 146 करोड़ की कल्पना है। चीन जो पहले सबसे अधिक था वो हमसे नीचे हो गया, 142 करोड़ है और चीन विकसित है। तो भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कैसी जनसंख्या चाहिए विकास के लिए? प्रोडक्टिव। तो दो शब्द है, एक है बर्डन और एक है डिविडेंड। बर्डन का मतलब भार, बच्चे मेरे ऊपर भार है, ऐसे पहले कहा जाता तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, है ना। अब ऐसा नहीं है, बच्चियाँ पढ़ें क्योंकि वो पढ़ेंगे तो हमारा परिवार अच्छा होगा, समझ उनका वैसा बदल गया। तो डिविडेंड अच्छा है कि अच्छा है कि बर्डन? तो आप अगर माँ बाप के लिए डिविडेंड हो गए, डिविडेंड मतलब कमाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, तो आपका मान बढ़ेगा, मेरा मान बढ़ेगा, समाज का मान बढ़ेगा। तो पूरे भारत में जो भारत युवा भारत है, दुनिया का सबसे युवा देश है, हम सबसे अधिक जवान देश है, बाकी सब देश बुढ़े हो रहे हैं, हम सबसे जवान हैं। तो यूथ ही प्रोडक्टिव होता है, यूथ ही डिमांडेड होता है, यूथ ही शिक्षा का डिमांड करेगा, यूथ ही फैशन का डिमांड करेगा, यूथ ही सारे कंज्यूमर गुड्स का डिमांड करेगा। और कभी सप्लाई बढ़ेगी, कभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, कभी इकोनॉमिक्स बढ़ेगा, कभी हम। तो भारत इसीलिए 2047 है कि भारत केवल 2052 तक जवान रहेगा और सबसे पीक आवर है 2037 तक। 2037 तक हम सबसे प्रोडक्टिव बने रहेंगे यूथ के मामले में। कल्पना करो कि तुम लोग उसी पीरियड के हो, तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा जिम्मेदारी है कि तुम अगर स्किल्ड हो जाओ, सारे लोग जॉब करने लगे, सारे लोग अर्निंग करने लगे, सारे लोग डिमांड करने लगे, इसी बिहार में प्रोडक्शन आने होने लगेगा, इसी बिहार में उद्योग करने लगेगा, क्योंकि लगेगा कि यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे स्किल्ड लड़के लड़कियाँ हैं तो हमको लेबर सस्ता मिल जाएगा विदेशों के मुकाबले, तो तुम सबको जॉब भी मिलेगा, भारत बिहार का विकास भी होगा और तब बिहार बीमारूदास से निकल जाएगा। है कि नहीं? मान रहे इसको? तो ये कुल मिला जुला के ये जो हमारा समय चल रहा है, ये यूथ का समय है, हम युवा देश हैं और अभी भी हमारी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो हमें इकोनॉमिक्स के ऐसे मॉडल बनाना चाहिए जो यूथ ओरिएंटेड हो। इसीलिए
पूरे समय देखोगे इकोनॉमिक सर्कल में एजुकेशन पर हम लोग कहते हैं कि फोकस करो, और एजुकेशन मतलब बिहार के क्लासरूम भी बदले। अगर चुनाव में कोई आता है तो कहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलिए, अच्छे क्लास चाहिए, बिजली चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टीचर अच्छे चाहिए, और हम करने के लिए तैयार हैं। हमको 24 घंटे नेट चाहिए, हम दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, हम विकसित बिहार हैं। बिहार भारत के विकास के रास्ते पर एक साथी बनना चाहता है। ये है कि नहीं बन रही? इसके लिए बेटा यही कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को पहचानो। इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हो तुम लोग वो बेसिक पढ़ते हो, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, ट्रेड कितना हो रहा है, यही ना पढ़ते हो। विकास के मापदंड क्या है, गरीबी किसे कहते हैं, असमानता किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये सब तो कॉन्सेप्ट पढ़ते ही हो। इसको जोड़ो, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ रहा हूँ तो गरीबी कैसे दूर हो, तो गरीबी दूर कैसे हो, तो तुम उसके लिए सोचो कि गरीबी के बेसिक मापदंड क्या है, तो उसको बेसिक फूड, बेसिक शेल्टर, बेसिक जीवन के साधन, उनको कपड़ा, और उनको अवसर मिलना चाहिए, और वो गरीब दोबारा न बने उसके लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेजरमेंट। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेजरमेंट की वजह से कोई सरकार योजनाएं चलाती है। सर मैडम जो पीएचडी का वो जीविका करके प्रोजेक्ट है, जो यहाँ की ग्रामीण महिलाओं को जो मिल के काम करती हैं वो गरीबी से मुक्त कराने के लिए उसको प्रोटेक्ट करता है। देखिए शोध सुधार के काम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को भी अभी से जानना है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो समाज में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक्स हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, लड़के लड़कियों की देख मिलता है कि नहीं, जो किसको मिला है वो हमको मिला है कि नहीं, ये सारे प्रश्न समाधान के प्रश्न हैं, और ये समाधान करना है तुम्हें। तो तुम लोग क्लास में पंक्चुअल हो, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सीखने की ललक हो। सर से खूब पूछो, मैडम से खूब पूछो, सर से जिद करो, इन्हें अनुसार को भी बुलाइए, क्लास लगवाइए, व्यवस्थित उनके पीछे बढ़ जाओ। अनुसार मतलब नहीं है, मतलब कोई भी बाहर से, है ना। तो कहने का अर्थ है ये तो टू वे जो रिलेशन है कि हम तुमसे बोल रहे हैं, तुम हमसे हमारा सुन रहे हो, लेकिन कहने और सुनने के बीच में तुम्हारे मन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको तुम उजागर करो और पढ़ो। पढ़ने के साथ साथ स्किल जरूर पढ़ो, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए पढ़ो। मैं से एक कह रहा है, एजुकेशन के साथ साथ हर बच्चों को एक कोई ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एक्स्ट्रा स्किल हो। कोई अगर वास्तव में क्लासिकल म्यूजिक जानता हो तो क्लासिकल म्यूजिक का दिया करे, कोई पेंटिंग जानता है, कोई कला का क्षेत्र है, किसी के पिताजी बुनकर हैं तो बुनकरी में वो ऐसा इनोवेशन कर सके कि वो यहाँ का स्किल बाहर ज़्यादा बिक सके, इनोवेटिव हो सके। जिसके परिवार में कुछ हो वहाँ इकोनॉमिक्स इनपुट देने के लिए अपने अध्ययन का इस्तेमाल करो। तो स्किलिंग इज ए नीड ऑफ आवर। स्किल का मिसमैच हो रहा है देश में, बेरोजगारी नहीं है यहाँ पर, ध्यान दो। मैं बार बार कर रहा हूँ, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मेरी बात मान लो। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन उनके अनुकूल काम करने वाले नहीं मिलते। मतलब केवल तुमको गड्ढा नहीं घूमना है, केवल तुमको झाड़ू नहीं लगाना है, उसके ऊपर का काम करना है। क्लास में निकल तो अगर कोई आ रहा है तो चाह रहा है कि उसके काम करने योग्य हमको रिसोर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। फिर शिकायत नहीं है कि बिहार पिछड़ाते हो, उत्तर प्रदेश पिछड़ाते हो, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम उस योग्य बच्चों को नहीं बना पा रहे हैं। हम नहीं बना पा रहे हैं तो तुम स्वयं खड़े हो जाओ, सेल्फ स्टडी करो। ऑनलाइन पर जब तुम्हारे पास हमने कहा ना कि आपकी नीड ऑफ आवर है मोबाइल, तो मोबाइल पर बेटा अगर काम करते हो तो केवल और केवल वेस्टफुल एक्टिविटीज मत करो। आप करो, मनोरंजन करो। मैं उसको नहीं हूँ कि तुमको तुम्हारे हाथ मोबाइल छीनूंगा या तुम्हारे पास नहीं करो, लेकिन कम से कम 25% समय प्रोडक्टिव नॉलेज में लगा दो। बहुत सारा चीज सीख जाओगे, नए आइडियाज आ जाएंगे, फिर तुम हो जाओगे, अब तुम सचमुच स्किल्ड हो जाओगे। तो स्किलिंग इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इंडिकेटर।
पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। नई शिक्षा नीति जो चल रही है इस समय, उसमें यही कहा गया है कि बच्चों को केवल डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान दीजिए, है ना, उनको योग्य बनाइए, उनको लेबर मार्केट से जोड़िए। जो मान लीजिए मैं उद्योगपति हूँ, मान लीजिए मैं किसी उद्योग को लगाना चाह रहा हूँ और उसमें 150 लोगों की जरूरत है। 150 लोग इकोनॉमिक्स में हमको 50 चाहिए, लेकिन वो इकोनॉमिक्स को 50 चाहिए जो इकोनॉमिक्स को जाने, एनालिसिस को कर सके और कंप्यूटर थोड़ा सीख सके, सॉफ्टवेयर चला सके और हमारा जो अकाउंटिंग है उसको टाइप करके एक्सेल पर बना सके। एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप 50 लोगों को नौकरी लग जाएगी, नहीं तो 50 कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे, आपका रोजगार छीनेगा। ये पूरे की पूरे जो माइग्रेशन हो रहे हैं, जो हमारी एक समस्या है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है इस समय बिहार में, वो हम क्यों बाहर जाते हैं? क्योंकि हम पुश हैं, धकेले जाते हैं, यहाँ अवसर नहीं है तो हम बाहर चले जाते। और यहाँ क्यों कोई आएगा? यहाँ पुल फैक्टर होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए। तो पुल और पुश फैक्टर में बिहार के लोग माइग्रेट होते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं मैं बिहार की बात ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ, नहीं, मैं कर रहा हूँ कि हम अपनी कमियों को जाने और उस कमियों को ठीक करने के लिए एकजुट हो रहे। जैसे तुम एकजुट दिख रहे हो, अच्छा लग रहा है, इसी एकजुटता से हम योग्य बने और जो यहाँ पर रोजगार हो उसको हम लें, तो बिहार बदलेगा और विकसित बिहार होगा, तब जाके विकसित भारत होगा। ऐसी मेरी तो परिकल्पना है। जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, जितने सारे बैकग्राउंड में लोग बैठे हो उनको मालूम है, बहुत सारे पुअर बैकग्राउंड के भी हो, बहुत सारे प्रिविलेज नहीं हो, बहुत सारे संघर्ष कर रहे हो, बहुत सारे पढ़ना चाहते हो, लेकिन सारे लोगों का ध्येय क्या है कि हम शिक्षित हो जाएं, इकोनॉमिक्स में डिग्री ले लें और हम कुछ आगे करें। तो ऐसे जगहों के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का इंतजाम करना इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसी के लिए मेरे मन में आया। तो मैं इस तरह की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्होंने नाम लिया है, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से PhD बनाए थे, तो उनको सबसे अधिक योगदान देने वाले बिहार के लोग थे। दरभंगा नरेश और मुंगेर के राजा कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मालवीय जी को शिक्षा के नाम पर अपना सारा पैसा दे दिया। बनाता नहीं बीजू बनारस में क्यों दिया? क्योंकि भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अंदर में थे। मालवीय जी क्या करना चाहते थे? एजुकेशन को इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते थे। किसके खिलाफ? औपनिवेशवाद के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी सत्य और अहिंसा को बना रहे थे। मालवीय जी ने कहा कि नहीं, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, एजुकेशन, एजुकेटेड लोग ही अंग्रेजों को जवाब देंगे, क्योंकि अंग्रेज पढ़ाई लिखे हैं, पढ़े लिखे को जवाब पढ़े लिखे देंगे। हम योग्य बने और उन्हें अंग्रेजों को चुनौती दी कि हमको ऐसे विश्वविद्यालय बनाना है जहाँ के लड़के अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे उद्यमी, अच्छे कलाकार, अच्छे संस्कृत के विद्वान, भारत के ज्ञान को बताने वाले अच्छे विद्यार्थी पैदा हो और हम दुनिया में छा जाएंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। उस समय मालवीय जी ने विकसित भारत की परिकल्पना की, जो आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 108 साल पहले की बात होता है, 1916 में बना है और वो वृक्षाटन से बना रहा है। वृक्षा लिया है, वृक्षा सबसे लिया है और दिया किसको है? समाज। और उसे परिवर्तन क्या हुआ? शिक्षा में परिवर्तन। और उसमें उस शिक्षा के परिवर्तन से क्या हुआ? बहुत सारे विद्यार्थी इस देश के और दुनिया के बड़े बड़े जगह बैठ के उसमें सुधार करते हैं। हम लोग सारे लोग मामला के विद्या के लोग हैं, लेकिन मामला तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसको ये मत समझना कि मैं BHU के बारे में बात कर रहा हूँ। BHU शब्द है, असली हमारा कॉमन फंडा क्या है? शिक्षा का मंदिर। तिलका मांझी भी शिक्षा का मंदिर है। तिलका मांझी भी बहुत बड़े संघर्ष के एक बहुत बड़े महापुरुष हुआ करते थे। तो नाम में नहीं रखा है, उस जगह पर काम क्या हो रहा है उस पर जोर देना चाहिए और वो सब बराबर का काम होता है। हम और आप अलग नहीं हैं, लेकिन हमारे और आप में अलगाव क्या है कि हम कुछ चीज़ों से वंचित हैं जो इकोनॉमिक्स में नहीं पाया जाता है। इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज इंक्लूसिव सब्जेक्ट, सबकी सोचता है, इकोनॉमिक्स विभेद नहीं करता है। इसलिए इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी में तुम लोग खूब अच्छे से पढ़ना और इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी को तो सीखो, क्योंकि एग्जाम देना है, पास होना है, लेकिन साथ ही साथ